नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से टेस्ट इज बेस्ट सीरीज में स्वागत है आपका। हम लोग लगातार जो वीकली टेस्ट ले रहे हैं टॉपिक वाइज, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आपको आनंद आ रहा होगा। और आनंद का कारण एक ही है, बिल्कुल एक ही कारण है, प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस आपको एहसास करवाती है कि हम गलती कहाँ करते हैं। ये प्रैक्टिस आपको एहसास करवाती है कि मैं किस पोजीशन में ढंग से पेपर अटेंड कर पाता हूँ। ये प्रैक्टिस आपको इस बात का एहसास करवाती है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठेंगे तब आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आपको ये प्रैक्टिस इस बात का भी एहसास करवाती है कि हम गलतियां कहाँ करते हैं, ह्यूमन एरर कहाँ होते हैं, मानवीय भूल कहाँ होती है। तो आज इसी तरह की एक प्रैक्टिस लेकर आपका जो वीकली टेस्ट है 20वां, उसके कुछ प्रश्न लेकर आपके बीच हाजिर हुए। जरा देखिएगा। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद विधि बनाकर किसी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश के लिए कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। अपने को टालना क्या है, इनमें से कौन सा कथन सही है, ये टालना है। और संसद विधि बनाकर ऐसा कर सकती है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 230 में लिखा हुआ है। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति कानून। अरे राष्ट्रपति कहाँ कानून बनाएगा भैया, सेंटेंस ही गलत है। राष्ट्रपति कानून नहीं बनाते हैं, कानून संसद बनाती है। वैसे कहता क्या है, राष्ट्रपति कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता। बिल्कुल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 कहता है, लेकिन यहाँ चूंकि राष्ट्रपति लिख दिया, होना चाहिए था संसद। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा गलत है तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। फिर तो आंसर साफ साफ दिख रहा है, केवल एक। दिल्ली एकमात्र संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय। बिल्कुल गलत है, दिल्ली एकमात्र संघ शासित प्रदेश नहीं है। जब से जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ है, जब से वहां 2 संघ शासित प्रदेश बने हैं, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, उनका खुद का भी एक संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भी जुड़ गया, जिसका अपना हाई कोर्ट है। बाकी जितने भी संघ शासित प्रदेश है वो किसी न किसी राज्य से जुड़े हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जम्मू एंड कश्मीर का भी अपना हाई कोर्ट है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक ही सही हुआ, केवल एक ही सही है। बिल्कुल पहले प्रश्न का आंसर ए। ओहो, मैच कीजिए। तो आपको इनमें से कौन सा पता है? आपको एक भी अगर अनुच्छेद पता है तो सोचते हैं कि उससे आंसर निकालें। अगर 214 जैसे आपको पता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय है, अगर ये पता है तो इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि 215 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, उनसे आंसर निकाले जा सकते हैं। अगर आपको 216 पता है जो ये कहता है कि हाई कोर्ट के जजेस की संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं, उससे भी आंसर निकल सकता है। और 217 हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर और उनको हटाने इत्यादि की बात करता है, तो उससे भी पता कर सकते हैं आंसर। तो किससे पता करें? 217 से पता करें। 217 में क्या हाई कोर्ट के जजेस को क्वालिफिकेशंस? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो उससे हम लोग आंसर निकालें कि डी में एक अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, हाई कोर्ट के सारे जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये सब 217 में लिखा। तो डी में एक भाई साहब सी में है, तो इसका आंसर सी हो सकता है। 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी ए में 3 भाई साहब, ए में 3 अकेला यहां पर है, देख लीजिए। डी में 1, इससे आंसर मिल रहा है। 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में, यानी 2 में 4, ये बिल्कुल ये सब आंसर हो गया। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है, बिल्कुल उसमें हाई कोर्ट में जजेस वगैरह कितने होंगे इन सब का उल्लेख है, राष्ट्रपति संख्या का उल्लेख करेगा। तो अपना आप ही आंसर निकल सकता है और इसका आंसर हो गया सी। ऐसे मैच करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अनुच्छेद 200
214 में ये आ गया, 215 में ये आ गया, 217 में ये आ गया और 216 में ये आ गया। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए, देखिए क्या लिखा है, असुमेलित छांटिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट पंजाब आता है, हरियाणा आता है और चंडीगढ़ आता है। बिल्कुल बात सही है, ये तो एकदम बात सही है, इसमें तो कोई गलत है ही नहीं। दूसरा, गुवाहाटी हाईकोर्ट, ओके, गुवाहाटी में 4 राज्य आते हैं, आसाम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, तो आसाम आता है, अरुणाचल है ही नहीं, तो यही गड़बड़ चल रहा है। देखिए, मेघालय का खुद का हाईकोर्ट है, आप देख सकते हैं, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, मेघालय का तो खुद का हाईकोर्ट है, तो ये भाई साहब गुवाहाटी हाईकोर्ट में थोड़ी आता है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश आना चाहिए था, तो अपने को तो अनमैच टालना था, तो ये अनमैच है, तो बी अनमैच हो गया। बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, दमन दीव तथा नागर हवेली आती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एर्नाकुलम हाईकोर्ट में केरल आता है, लक्षद्वीप आता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को तो गलत टालना था, अनमैच टालना था, तो इसका आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी। फिर बढ़ते हैं, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 216, अच्छा विचार करके करना क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है। उच्च न्यायालय के गठन का मतलब है हाई कोर्ट में जजेस वगैरह कितने होंगे, इस बात का उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइटल उसका वही है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित की गई, नहीं, ये गलत है भैया। संविधान में हाई कोर्ट के जजेस की संख्या तय नहीं की गई है। संविधान में हाई कोर्ट के जजेस की संख्या का निर्धारण की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की दी गई है, तो ये दूसरा तो गलत है। तीसरा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद नहीं, राष्ट्रपति तय करते हैं, राष्ट्रपति तय करते हैं, राष्ट्रपति, यानी ये भी गलत है भैया। तो 2 गलत है, 3 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 दोनों गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। पहला एकदम सही है। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। हाँ, फिर बढ़िए, हाईकोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। नंबर 1, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कॉलेजियम की अनुशंसा पर करेगा। बिल्कुल, हाईकोर्ट के जजेस के संदर्भ में भी कॉलेजियम होता है। हाईकोर्ट के जजेस के संदर्भ में 2 कॉलेजियम होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 न्यायाधीश, और एक हाईकोर्ट खुद का जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस, यानी कॉलेजियम होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल अथवा राज्यपाल द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट के सभी जजेस को जो शपथ दिलाने का जो काम है वह कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, या राज्यपाल इस निमित्त जिस व्यक्ति को नियुक्त करे वह करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 217 में किया गया, बिल्कुल सही है। हाईकोर्ट के जजेस के लिए क्वालिफिकेशन 217 में है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अधिवक्ता होना चाहिए हाईकोर्ट में पिछले 10 वर्षों से, या फिर राज्य न्यायिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए। दोनों में से एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो भी 5 वर्षों से। तो बिल्कुल 1, 2 और 3 तीनों सही है क्वालिफिकेशन के मामले में, तो आंसर हो गया डी। ऐसे प्रश्न अच्छे प्रश्न है। हाईकोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सेवानिवृत्ति के बाद उन उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं नहीं दे सकते हैं जहां उन्होंने न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से ये कहता है कि हाईकोर्ट के जजेस, अनुच्छेद 220, हाईकोर्ट के जजेस उन हाईकोर्ट्स में सेवाएं नहीं दे सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट
जिन जिन हाई कोर्ट्स में उन्होंने न्यायाधीश के रूप में काम किया है, अर्थात दूसरे हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला सही है और अपने को टालना क्या है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। बिल्कुल करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 ये कहता है कि जजेस का ट्रांसफर राष्ट्रपति करेंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात करेंगे। दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल 1 व 2 दोनों सही। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन किस व्यय पर भारित होती है? हाईकोर्ट के जजेस को पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दी जाती है, क्योंकि हाईकोर्ट के जजेस की पेंशन, हाईकोर्ट का जज 2-3 राज्यों के हाईकोर्ट में राज्यों में काम करता है, तो कौन देगा पेंशन? इसलिए भारत की संचित निधि से दी जाती है और वो भारित होती है, भारत की संचित निधि से दी जाती है। बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर डी, भारत की संचित निधि पर वो भारित होती है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट्स में उसने काम किया तो राज्यों की संचित निधि को देने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमने सही प्रावधान कर दिया, भारत की संचित निधि। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया गया है। कार्यकाल न्यायाधीशों का होता ही नहीं है भाई, ये स्टेटमेंट ही गलत है। हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता, उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि होती है। सुप्रीम कोर्ट में 65 है, हाई कोर्ट में 62 वर्ष है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ही गलत है। मूल संविधान में हाईकोर्ट के जजेस की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष थी, बिल्कुल गलत है। हाईकोर्ट के जजेस की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष थी। हमने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में 15वां संविधान संशोधन और उसके द्वारा बढ़ाकर हमने 62 वर्ष की, तो ये दूसरा भी गलत है। तीसरा आते हैं 114वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करना प्रस्तावित किया गया, बिल्कुल सही है, हालांकि वो पारित नहीं हुआ। तो गलत पूछा है, तो गलत तो 1 और 2 ही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा कथन सही नहीं है? 1 और 2 सही नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया पर विचार कीजिए। यदि प्रस्ताव राज्यसभा में पेश हो तो 100, अरे गलत, अच्छा उल्टा ही लिख दिया है, बिल्कुल गलत है भैया। अगर राज्यसभा में पेश हो तो 50 और अगर लोकसभा में पेश हो तो कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए, ये गलत है और अपने को निकालना है कौन सा कथन सही है। तो पहला तो गलत है, इसलिए ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। दूसरे को देखते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास होने पर न्यायाधीशों को हटाने के लिए आदेश पारित होते हैं। भाई साहब दूसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है। क्यों दूसरा गलत है? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 4 साफ शब्दों में कहता है कि किसी भी न्यायाधीश को संसद के विशेष बहुमत से हटाया जाता है, और विशेष बहुमत मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। और अनुच्छेद 217 कहता है कि जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाओगे उसी विधि से हाई कोर्ट के जज को भी हटाया जाएगा। तो ये दोनों ही गलत है भाई। तो कौन सा सही है? ना तो 1 सही है ना 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। संविधान का अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होने का उल्लेख करता है, बिल्कुल गलत। 215 में लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट गलत है, तो कौन सा सही है? पहला तो गलत है, यहाँ पहला, यहाँ पहला, इसका मतलब आंसर या तो बी है या सी है। दूसरा, उच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य का मुख्य न्यायाधीश करता है। हाँ, राज्य का नहीं कहना चाहिए, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कहना चाहिए। राज्य का कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है भाई, मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट का होता है। तो ये बात तो सही है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 में लिखी हुई भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में अपनी सेवा दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। हाई कोर्ट का जज रिटायर्ड होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। तो 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बात सही। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संसद निर्धारित करती है। बिल्कुल, न्यायाधीशों का वेतन भत्ता चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये तो बात सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। हाँ, वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे और पेंशन जो भारत की संचित निधि पर भारित होगा। दोनों सही है। कौन सा कथन सही है? तो 1 व 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर सी। 1 व 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर सी। उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। हाई कोर्ट में एडॉक जज नियुक्त नहीं किए जाते हैं। हाई कोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त किए जाते हैं। अपर न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। हाई कोर्ट में एडॉक जज नियुक्त नहीं किए जाते हैं। हाई कोर्ट में पूर्व जो न्यायाधीश हैं उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन एडॉक जज की नियुक्ति का प्रावधान हाई कोर्ट में नहीं है। ये बात बिल्कुल अपने को ध्यान रखनी चाहिए। वहां पर अपर न्यायाधीश हो सकते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के एडॉक जज तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होते हैं। बिल्कुल ये बात गलत है और अपने को पूछा भी है कौन सा कथन सही है, तो इस मतलब एक तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता। इसमें अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224 पढ़िएगा, अतिरिक्त न्यायाधीश एडिशनल जजेस नियुक्त किए जाते हैं। इसमें कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कार्यवाहक जो न्यायाधीश है वो हाई कोर्ट में नियुक्त हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल कार्यकारी जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, जैसे हम लोग एक्टिंग जज कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 में इसका प्रावधान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, पर एक सही नहीं है। अपने से पूछा कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो गया सी। एडिशनल जजेस 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। जब हाई कोर्ट में काम बढ़ जाता है, काम पेंडिंग हो, तब नियुक्त किए जाते हैं। और कार्यवाहक न्यायाधीश जब पद अनुपस्थित हो कोई वर्तमान न्यायाधीश, तब कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, जरा देखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख संविधान की अनुसूची 3 में है। बिल्कुल, सभी लोगों की शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में ही है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर। एक बात सही है। 15वें संशोधन अधिनियम के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। और 114वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा 62 से बढ़ाकर 65 करना प्रस्तावित किया गया था, लेकिन वो बिल पारित नहीं हुआ, लोकसभा में रखा गया, समाप्त हो गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। अतिरिक्त अपर न्यायाधीश अधिकतम 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। बिल्कुल, अनुच्छेद 224 कहता है कि कार्य में वृद्धि हो गई तो एडिशनल जज बनेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, अनुच्छेद 224A में ऐसा लिखा हुआ है और यह भी 15वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पूर्व अनुमति में थोड़ा ती छोटा कर देना, पूर्वानुमति होता है। बिल्कुल, तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी इसका आंसर हो गया सी। 1 और 2 दोनों सही।
उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। अपर तथा कार्यवाहक न्यायाधीश दोनों 60 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश के पद पर आसीन होंगे। 62 वर्ष से तो ज्यादा, 62 वर्ष की आयु तक, बिल्कुल 62 वर्ष की आयु से ज्यादा तो रह ही नहीं सकता है, बात एकदम सही है। 15वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 224A नामक अनुच्छेद जोड़ा गया, बिल्कुल अभी मैंने बताया था, इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति की बात कही गई है, तो ये भी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है? उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति संसद के पास है भाई, संसद के पास है। संसद ही 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक जॉइंट हाईकोर्ट स्थापित कर सकता है, कॉमन हाईकोर्ट स्थापित कर सकता है, अनुच्छेद 231 ये कहता है, और अनुच्छेद 230 ये कहता है कि संसद किसी हाईकोर्ट का एक्सटेंशन किसी संघ शासित प्रदेश के लिए कर सकती है। तो हमको अनुच्छेद 230 और अनुच्छेद 231 को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया बी। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है, मतलब मैच नहीं करता है? 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, बिल्कुल सही बात है। इसके तहत तो हाईकोर्ट 6 प्रकार की याचिका जारी कर सकता है, इसमें इंजंक्शन भी आती है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है भाई। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की अधीक्षण की शक्ति का उल्लेख करता है, बिल्कुल करता है। हाईकोर्ट जो है नीचे के जो कोर्ट है उनका सुपरविजन कर सकता है, बिल्कुल। 231 संसद का 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय को स्थापित करने का अधिकार है, बिल्कुल है संसद को। 229 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, बिल्कुल गलत है। ये बात 220 में लिखी हुई है, ये बात 220 में लिखी हुई है कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी और न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये बात 220 में लिखी हुई है। तो अपने से पूछा असुमेलित कौन सा है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया डी, जो मैच नहीं करता है। आगे बढ़िए, हाईकोर्ट के संदर्भ में क्या करना है? हाईकोर्ट के संदर्भ में कथनों का विवेचना कीजिए और सही कौन सा है। राष्ट्रपति किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर सकता है? अरे राष्ट्रपति तो छोड़िए, संसद कर सकती है, वो भी अनुच्छेद 230 के तहत। कौन? संसद। तो पहला स्टेटमेंट गलत। और ये क्या कह रहा है, कौन सा सही है? तो पहला ये हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता। दूसरा, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है। हाँ, उच्च न्यायालय तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी जारी कर सकता है, विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी जारी कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, तो केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी केवल 2, राइट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य की मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती, बिल्कुल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 ऐसा कहता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अनुच्छेद 223 ऐसा कहता है कि हाईकोर्ट में अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो पहली भी बात सही है, दूसरी भी बात सही है, और अपने से यही पूछा है कि कौन सा सही है, इसलिए आंसर हो गया सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। बताओ, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। भारत में 28 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में कहाँ हाईकोर्ट विद्यमान है? नागालैंड में है क्या हाईकोर्ट? अरुणाचल प्रदेश में हाईकोर्ट है क्या? गोवा में हाईकोर्ट है क्या? नहीं है। तो ये तो गलत है भैया। भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, बिल्कुल ये बात तो सही है, ऐसा अनुच्छेद 214 में लिखा हुआ है, पर यह स्टेटमेंट तो गलत है। तो कथन असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है, बिल्कुल ये आंसर है बी।
ए असत्य है और आर सत्य है। बिल्कुल ये जो है बी इसका आंसर है। उच्च न्यायालय की याचिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत उपलब्ध करवाने के लिए इंजंक्शन नामक याचिका दायर की जाती है। बिल्कुल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 ऐसा कहता है। दूसरा, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की याचिका जारी करता है। बिल्कुल, 1 और 2 दोनों सही है, यानी आंसर हो गया सी। 1 व 2 दोनों सही। निम्न में से कौन सी अधिकारिताएं राज्य के उच्च न्यायालय को प्राप्त है? परामर्शदात्री अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त होती है अनुच्छेद 143 के तहत। पर्यवेक्षण बिल्कुल 229 के तहत, 227 के तहत। अपील तो करते ही हैं हाईकोर्ट के निर्णय, हाईकोर्ट में अपील की जाती है सेशन कोर्ट के निर्णय। प्रारंभिक 2, 3 और 4 हाईकोर्ट का खुद का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। हाईकोर्ट खुद सेशन कोर्ट के निर्णय के खिलाफ में अपील सुनता है। हाईकोर्ट लोअर कोर्ट्स का सुपरविजन कर सकता है। 2, 3, 4, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर बी। एक नहीं है, एक ये में, एक ये इसमें, एक इसमें, एक। तो परामर्शदात्री अधिकारिता तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को ही है। अगर इससे भी अगर आंसर निकाले तो आराम से ऑप्शन नंबर बी आ सकता है। नेक्स्ट जरा देखिए, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया? बहुत सिंपल है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था और इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इसका आंसर है सी, 7वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। भारत के एक राज्यपाल की योग्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही नहीं है। वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए? नहीं, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। पहली बात, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 योग्यताओं का उल्लेख करता है, योग्यताओं का उल्लेख करता है और उसमें भारत का नागरिक होना चाहिए यह लिखा हुआ है, भारत का नागरिक। और दूसरा लिखा हुआ है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बस ये लिखा हुआ है। तो जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए ये लिखा हुआ नहीं है, तो पहला गलत है। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, 35 वर्ष होनी चाहिए। वह संसद का सदस्य नहीं हो सकता? नहीं, वह संसद का सदस्य हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चुनाव राज्यपाल बन सकता है, लेकिन जिस दिन से पद ग्रहण करेगा उस दिन से संसद की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। तो कौन सा सही नहीं है? इन्होंने पूछा कौन सा कथन वह संसद का सदस्य नहीं हो सकता, यह भी गलत हो गया। वह संसद का सदस्य हो सकता है, कोई दिक्कत की बात, लेकिन ये योग्यता तो नहीं है। पर यह स्टेटमेंट तो गलत है ना, मैं संसद का सदस्य हूं, बिल्कुल राज्यपाल बन सकता हूं। थावरचंद जी गहलोत नहीं बने क्या? राज्यसभा के मेंबर होते हुए राज्यपाल बना दिए गए, लेकिन जिस दिन राज्यपाल का पद ग्रहण किया उस दिन से उनका पद रिक्त हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तीनों ही गलत। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? डी। बिल्कुल ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अपने से पूछा कौन सा सही नहीं है, तो तीनों ही सही नहीं है। लास्ट प्रश्न देखिए, मैच कीजिएगा। क्या पता है आपको? 157 पता है, अभी जैसे लिखा था राज्यपाल की योग्यता, तो 157 राज्यपाल की योग्यता यानी 3, ए में 3, ए में 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब कैसे आंसर निकालोगे? तो मुझे साहब एक और पता है, क्या कि 155 लिखा हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ओके, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यानी बी में 4, बी में 4, ये लीजिए आंसर आ गया। बस ऐसे भी आप पता कर सकते हैं, इस तरह भी आंसर निकाल सकते हैं। 156 में कार्यकाल है, आप लोग जानते हैं, पदावधि यानी सी में 1, बिल्कुल सी में 1। और 159 में राज्यपाल की शपथ है, राज्यपाल की शपथ यानी डी में 2, यानी कुल मिलाकर इसका आंसर हो गया डी। आप लोग जानते हैं कि राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख संविधान में ही है।
संविधान में तो सबका है, अनुच्छेद में ही है 159 में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में ना होकर उनसे संबंधित अनुच्छेदों में। तो इस प्रश्न का आंसर है डी। तो मुझे लगता है पूरा आपको आनंद आया होगा। इस तरह से आप अटेंड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।